नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर अपन फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर अपन ने एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, 2 पैरेलल स्लिट से डिफ्रैक्शन और n पैरेलल स्लिट से डिफ्रैक्शन देखा था। आज के लेक्चर में अपन विवर्तन ग्रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में अपन आज देखेंगे। क्या होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग सबसे पहले इसकी जो कंस्ट्रक्शन की थी वो रोलैंड ने की थी। ग्रेटिंग की जो अरेंजमेंट है ये इसके अंदर बहुत सारी पैरेलल स्लिट्स हैं। अरेंजमेंट बिल्कुल वही सेम है जैसा अपन ने पिछले लेक्चर जिसमें अपन ने n पैरेलल स्लिट से डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखा था। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दो टाइप्स की होती है। एक तो है समतल पारगमन ग्रेटिंग, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, और दूसरी जो ग्रेटिंग है वो है परावर्तन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो पहले मैं आपको समतल पारगमन ग्रेटिंग क्या है वो बता रही हूँ। समतल पारगमन ग्रेटिंग के अंदर अपने पास एक कांच की पारदर्शी प्लेट है। अब इस कांच की पारदर्शी प्लेट के ऊपर हम एक डायमंड लेते हैं। उस डायमंड के नॉक से पैरेलल और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं और ये लाइंस हम जो हमने हीरा लिया है उसकी नॉक से बनाते हैं और इनका नंबर बहुत लार्ज होता है और इनको हम बनाने का तरीका ये रखते हैं कि ये हम बहुत पास बनाते हैं। अब हमारे पास इस प्लेट जिसके ऊपर हमने हीरे की नॉक से रेखाएं खींची हैं, इसके ऊपर हम प्रकाश आपतित करेंगे। तब जो हमारे निशान हैं जो हमने नोक से बनाए हुए हैं वो भाग तो प्रकाश को अवरुद्ध कर देंगे, ब्लॉक कर लेंगे, पर इन निशानों के बीच का जो रीजन है वो हमारा पारदर्शी रहेगा और ये जो लाइंस हैं ये हमारे लिए स्लिट का काम करेंगी। तो हमारे पास जब हम n पैरेलल स्लिट अरेंजमेंट के ऊपर लाइट डालते हैं तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें उस स्थिति में मिल रहा था वही डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से मिलेगा। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है इसको हम समतल पारगमन ग्रेटिंग कहते हैं। अब हमने यहाँ पर कांच की प्लेट के ऊपर हीरे की नोक से 1 इंच से 1 इंच में लगभग 10,000 से 15,000 लाइनें खींचते हैं। पर ये जो काम हमने किया है ये हमने किया है हीरे की नोक से। तो ये वाली जो ग्रेटिंग है ये बहुत कॉस्टली ग्रेटिंग होती है। अब हमें ग्रेटिंग बहुत सारी बनानी है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटिंग बनाने के लिए एक ग्रेटिंग तो हम हीरे की नोक से बराबर लाइनें पारदर्शी प्लेट के ऊपर बराबर लाइनें खींच करके बना लेंगे। इस तरह की ग्रेटिंग को हम मास्टर ग्रेटिंग कहते हैं। अब इस ग्रेटिंग की सहायता से हम इसकी कॉपी बनाएंगे, प्रतियां बनाएंगे जो कि इस ग्रेटिंग की तरह ही काम करेंगी। अब इसकी जो प्रतियां बनानी हैं वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेलुलोस एसीटेट का घोल तैयार करते हैं। इस सेलुलोस एसीटेट के घोल को हम मास्टर ग्रेटिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। जब ये सेलुलोस एसीटेट की जो परत हमने उसके ऊपर चढ़ाई है ये सूख जाएगी
तो हम उसको इसके ऊपर से हटा लेंगे और उसको दो कांच की प्लेटों के बीच में फिक्स कर लेंगे। तो हमारे पास ये फोटोकॉपी एक तरीके से हम कह सकते हैं मूल ग्रेटिंग का बन गया। तो हमने होलोग्राफी की हेल्प से ऐसे बहुत सारी ग्रेटिंग बना ली। तो ये तो है हमारी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। अब जो दूसरी ग्रेटिंग है वो है परावर्तन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। अभी अपन ने जो समतल परावर्तन ग्रेटिंग बनाई है उसके अंदर जो घटना हो रही है विवर्तन की, उससे जो हमें प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश को हमें एक बिंदु पर फोकस करने के लिए फोकसन व्यवस्था की जरूरत होती है। परंतु अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, रोनाल्ड ने इसको बनाने के लिए संरचना इस प्रकार की कि इसके अंदर फोकस भी स्वयं ही पॉसिबल है। इसको बनाने के लिए अवतल परावर्ती पृष्ठ का उपयोग किया गया। कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इसको हम कहते हैं। तो हमने जो सरफेस ली है इसके लिए वो कनकेव सरफेस इसके अंदर काम में ली गई थी। अब हमारा जो ग्रेटिंग से स्पेक्ट्रम आ रहा है वो बिल्कुल वैसा ही स्पेक्ट्रम है जो हम एन स्लिट्स के द्वारा बनाते हैं। एन स्लिट्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारे पास स्लिट्स लेते हैं एन नंबर की और उन स्लिट्स की चौड़ाई हम मानते हैं स्मॉल ई के बराबर और उनके बीच का जो रीजन है उसकी चौड़ाई हम बी मानते हैं। तो वो किरणें जो थीटा कोण पर विवर्तित है उनके लिए इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। अल्फा और बीटा के क्या मान है? अल्फा का मान है पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा और बीटा का मान है पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये वाला कंपोनेंट तो आ रहा है विवर्तन के कारण और साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा ये कंपोनेंट आ रहा है व्यतिकरण के कारण। तो अपन इनके प्रभावों को देखें तो अगर मैं मान रही हूं थीटा मेरा 0 के बराबर है अर्थात विवर्तन की घटना नहीं हो रही, यहाँ पर थीटा बराबर 0 रख दें तो साइन थीटा 0 होते ही ये मान आ जाएगा अल्फा बीटा मेरे 0 के बराबर आ जाएंगे। तो अल्फा और बीटा 0 होते ही लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें तो इस स्थिति के अंदर मुझे मैक्सिमा मिलेगा जिसको कि हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू एन स्क्वायर I0। अब ग्रेटिंग के अंदर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल गया। अन्य जो उच्चिष्ट है उनकी स्थिति के लिए कंडीशन है बीटा बराबर प्लस माइनस एन पाई। यहाँ पर E प्लस बी आ जाएगा, E प्लस बी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ये जो फैक्टर E प्लस बी है इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। अब हम अनुपस्थित स्पेक्ट्रम निकालेंगे, एब्सेंट स्पेक्ट्रा। एब्सेंट स्पेक्ट्रा निकालना है हमें। हम जो विवर्तन मान रहे हैं वो मान रहे हैं कोण थीटा पर और हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसके लिए कंडीशन हमने निकाली है मिनिमा की E साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा और ऊपर हमने स्थिति निकाली है डिफ्रैक्शन की कंडीशन से E प्लस बी साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा। तो इन दोनों इक्वेशन से
E प्लस बी अपॉन ई कितना आ गया, n अपॉन m के बराबर। तो अगर बीच की जो दूरी है अर्थात b, वो स्लिट की चौड़ाई e के बराबर आ जाए, b बराबर e हो, तो n का मान क्या आ गया, 2m। अर्थात m 1 2 3 हो तो n कितना आ जाएगा, 2 4 6 के बराबर। तो हमारे मुख्य जो स्पेक्ट्रम में के अंदर 2 4 6 ऑर्डर के मुख्य उच्चिष्ट जो स्पेक्ट्रम में ये अनुपस्थित होंगे, क्योंकि ये मिनिमा के अंदर ही के पीछे एक तरीके से मिक्स होकर के ये अनुपस्थित हो जाएंगे। अब हम ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में अधिकतम क्रम संख्या का मान निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ग्रेटिंग। E प्लस बी हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट है, तो ग्रेटिंग की इक्वेशन E प्लस बी साइन थीटा बराबर n लैम्डा से n का मान अर्थात मुख्य उच्चिष्टों की संख्या का मान ये आ जाएगा E प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब n का अधिकतम मान कब आएगा, जब साइन थीटा मेरा 1 के बराबर होगा, 1 अर्थात थीटा मेरा 90 होना चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 रख दूं तो n मैक्सिमम आ गया E प्लस बी अपॉन लैम्डा। तो यहां पर हमारे पास अगर ये ग्रेटिंग अवयव आपतित प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्ध्य का दुगना हम ले लें, उससे कम है अर्थात E प्लस बी लेस देन 2 लैम्डा है, तो n मैक्सिमम का मान मेरे पास लेस देन 2 के बराबर आएगा। इसका क्या अर्थ है, हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा ही मिलेगा। अब हमारा जो मुख्य उच्चिष्ट बन रहा है उसकी चौड़ाई हमें निकालनी है। मैक्सिमा की कंडीशन हम निकाल चुके हैं, E प्लस बी साइन थीटा बराबर n लैम्डा। यहाँ थीटा को मैंने थीटा n से रिप्लेस किया है क्योंकि मैं nth ऑर्डर का मैक्सिमा मान रही हूँ। अब एक मैक्सिमा के दोनों तरफ हमारे पास पहले मिनिमा होंगे। थीटा n के ऊपर एंगल थीटा n है, मैक्सिमा बन रहा है। मैं मान लूं कि थीटा n प्लस डी थीटा n पे मिनिमा बनेगा। इसी तरह दूसरी तरफ थीटा n माइनस डी थीटा n पे पहला मेरा मिनिमा बनेगा। तो हमने मिनिमा के लिए कंडीशन निकाली थी E प्लस बी साइन और कोण रख रही हूं मैं थीटा n प्लस माइनस डी थीटा n, और कंडीशन है ये बराबर होना चाहिए m लैम्डा अपॉन कैपिटल N। हमारे पास यहाँ m का मान 0n 2n के बराबर है, तो यहाँ से m का मान लिख लूं स्मॉल n इंटू कैपिटल N प्लस माइनस 1 ये रखते ही E प्लस बी साइन थीटा n प्लस माइनस डी थीटा n एन एन प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है लैम्डा अपॉन कैपिटल N। अब एक एक्सप्रेशन मेरा ये है और हमने ये वाला कंडीशन निकाली थी मैक्सिमा के लिए। इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर रही हूँ और साइन a प्लस बी के एक्सपेंशन से ऊपर वाले फैक्टर को मैं खोल रही हूँ। तो ये आ गया साइन थीटा n कॉस डी थीटा n प्लस माइनस कॉस थीटा n साइन डी थीटा n अपॉन साइन थीटा n। अब अगर मेरा ये कोण डी थीटा n बहुत स्मॉल है तो कॉस का फैक्टर 1 आ जाएगा और साइन डी थीटा n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा डी थीटा n के। तो इसको सॉल्व कर लूं तो ये मेरा आ जाएगा डी थीटा n इक्वल टू टेन थीटा n अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n। अब बीच वाला मेरा फर्स्ट जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसके दोनों साइड में मुझे मिनिमा मिलेगा। दोनों साइड में मिनिमा है तो मेरे पास मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई का मान आ जाएगा
पहले दोनों निम्निष्ठ का जो कोणीय दिशा का अंतर है उसके बराबर। अर्थात जो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी विड्थ आ जाएगी 2d थीटा n के बराबर। और d थीटा n का मान मैंने अभी निकाला है, ये मान है tan थीटा n डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू स्मॉल n। ये मान रख दूं तो मेरे पास मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई का मान आ गया 2 tan थीटा n अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई ये निर्भर करती है रेखा छिद्रों की संख्या के ऊपर और उसके व्युत्क्रमानुपाती है और ऑर्डर के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। It is inversely proportional to the number of slits capital N and the number small n और ये tan theta n के अनुक्रमानुपाती होती है। It is directly proportional to tan theta n। तो हमारे पास हम ग्रेटिंग की सहायता से जो स्पेक्ट्रम बना रहे हैं वो समानांतर है जब हम n पैरेलल स्लिट्स का उपयोग कर रहे हैं। Thank you students for watching.